आज के लेक्चर में हम करेंगे क्राउन रूल 1858 टिल 1947। पहले दो लेक्चर्स में हमने किया था कंपनी रूल। तो अब ये डिफरेंस क्या है, अब इसको समझना ऐसे है कि अब यहाँ से जो क्राउन रूल है ना, ये जो सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं हम, वो इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन है कि जब ब्रिटिशर्स या फिर कंपनी रूल आया था तो कैसे कैसे एडमिनिस्टर किया इन्होंने इस रूल को। तो जो एवोल्यूशन है वो पढ़ रहे हैं हम। कंपनी रूल हमने कर लिया, अब हम करेंगे क्राउन रूल। अब इस क्राउन रूल का मतलब क्या है? जो पहले हमने पढ़ा, पहले ये था कि मेंबर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्टर कर रहे थे। फिर जब उन्होंने अपनी पावर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया तो जो क्राउन था उसने इंटरफेरेंस की और एडमिनिस्ट्रेशन उसने इनडायरेक्टली किया ऑफ द टेरिटरीज ऑफ इंडिया थ्रू इट्स ओन ऑफिसर्स। पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्टर कर रही थी, फिर जब उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया तो क्राउन ने एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया। उसका एवोल्यूशन हमने कंपनी रूल में पढ़ा। अब यहां से क्या चेंजेस है, इसको ऐसे समझो कि जब हम कंपनी रूल पढ़ रहे थे ना, तो उसमें यह था कि क्राउन ही एडमिनिस्टर कर रहा था, लेकिन वो इनडायरेक्ट मतलब कि जो उसमें ऑफिसर्स थे, वो जो उनकी अपॉइंटमेंट थी वो क्राउन रूल के क्राउन के अंडर हो रही थी, लेकिन इनडायरेक्टली हो रही थी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ ने डायरेक्टली शुरू कर दिया कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करनी शुरू कर दी। यहाँ से आगे आप जो चेंजेस पड़ेंगे, या डेजिग्नेशन खत्म होनी शुरू हुई, इवॉल्व होना शुरू हुआ। अब ये क्राउन रूल की मेन इंपॉर्टेंस ये भी है, जैसे हमने शुरू में एक लाइन पढ़ी थी कि कुछ इवेंट्स हुए ब्रिटिश एरा में विच रिजल्ट्स इनटू द इन्फ्यूजन और मेकिंग ऑफ प्रोविजंस विच द कॉन्स्टिट्यूशन मेड ऑफ। ठीक है, मतलब कुछ इवेंट्स वहां पे ऐसे हुए कि जिनके एक्सपीरियंस से वो प्रोविजंस हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन की। वो जब हम इसका एवोल्यूशन पढ़ेंगे क्राउन रूल का, तो आप वहां से ना, जैसे आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो या दोबारा पढ़े, मतलब बाद में पढ़ेंगे, तो वहां की जो जैसे वो ऑर्डिनेंस मेकिंग थी या फिर स्टेट और सेंट्रल रिलेशंस थे, ऐसे ऐसे प्रोविजंस ना यहाँ से एक्सपीरियंस किए थे उन्होंने। तो ये जो एवोल्यूशन है, कुछ इवेंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट थे कि वहां पे इन्फ्यूज किए कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने। तो पहले हम करेंगे क्राउन रूल 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अब ये जो एक्ट था ये इनैक्ट हुआ। ये जो एक्ट था 1858, ये जो हमने पीछे पहले पढ़ा था, सिपाही म्यूटनी हुई थी आर्मी में, जो रूमर फैलाया गया था कैटरेजिस के रिगार्डिंग, तो इंडियन जो सोल्जर्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया था। उसके बाद उन्होंने ये रिवोल्ट किया कि हमें इन चीजों से इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये जो एक्ट था इनेक्टेड इन द वेक ऑफ 1857 रिवोल्ट, सिपाही म्यूटनी के। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, इज ऑल्सो नोन एज। अब इसमें क्या चेंजेस आए? इन्होंने पहले तो कंपनी रूल को, इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया। और फिर क्राउन ने क्या किया, ट्रांसफर पावर रिलेटिंग टू टेरिटरी एंड रेवेन्यू, जो रेवेन्यू और टेरिटरी की इन रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इन रिलेशन टू टेरिटरी एंड रेवेन्यू ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर होगी। इसके बाद फिर मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश क्राउन टू हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बाय क्राउन रूल। अब जब ट्रांसफर ही होगी ब्रिटिश क्राउन के पास, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट कंट्रोल होना शुरू हो गया उसका। पहले इनडायरेक्ट होता था कंपनी रूल में। इनडायरेक्ट मतलब कि वो अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे बाय पार्लियामेंट, है ना। तो अब यहाँ पे जो कंपनी का सब कुछ खत्म करके उन्होंने डायरेक्ट सुपरविजन इसकी डायरेक्ट करनी शुरू कर दी।
अब इसमें कंपनी का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। फिर उसके बाद बट नो सब्सटेंशियल चेंजेस वर मेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट में हम यही डिफरेंस करेंगे कि जो इंडिया की टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे, लेकिन वो रूल किसके थ्रू हो रही थी? ब्रिटिश क्राउन के थ्रू, क्योंकि उनको, इसको कैसे समझाया जाए कि, तो इसमें क्या था कि जो क्राउन था ना वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस करने लगा, वो सारा कुछ एडमिनिस्टर खुद ही करता था। नाउ इंडिया टू बी गवर्नड इन द नेम। अब क्या हुआ? अब जो गवर्नेंस ऑफ इंडिया थी, जो इंडियन टेरिटरी में गवर्नमेंट थी, वो इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी शुरू हो गई। ठीक है। फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन थी वो चेंज होके वाइस रॉय हो गई। जो हमारे फर्स्ट वाइस रॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। जो पीछे हमने पढ़ा था, इन्होंने जो हमने पिट्स इंडिया एक्ट में पढ़ा था ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट में इन्होंने अपॉइंट किए थे, वो जो डुअल गवर्नमेंट थी उन्होंने एक्सटेंड कर दी। फिर उन्होंने क्रिएट किया, एक नया ऑफिस क्रिएट किया जिसको हम बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन्होंने एक ऑफिस क्रिएट किया, इसके जो मेंबर्स होते थे ना वो इट्स मेंबर्स वाज ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है। अब ये जो बॉडी थी ये 15 मेंबर बॉडी थी जिसमें 7 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। ये जो बॉडी थी ना ये असिस्ट करने के लिए, ये असिस्ट करती थी इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, इसको एडवाइजरी बॉडी थी, ये एडवाइज करती थी। जो सेक्रेटरी था, जब ये काउंसिल के मेंबर इन्होंने अपॉइंट किए थे, जो सेक्रेटरी था ना उसको चेयरमैन बना दिया काउंसिल का। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेड इसको कॉर्पोरेट बॉडी बना दिया। लॉर्ड स्टैनलिन था जो वो फर्स्ट चेयरमैन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का। अब इसको कॉर्पोरेट बॉडी बना दिया तो इसको सू करने का मतलब या तो ये खुद सू कर सकती थी और या फिर इसको कोई सू करता था इन इंग्लैंड या फिर इंडिया में। ये हो गया हमारा 1858 का एक्ट। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। अब इसका क्या, ये कैसे आया एक्सरसाइज में? आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ, जो सिपाही म्यूटनी थी 1857 में, जब वो रिवॉल्ट हो चुका, अब यहां से क्या हुआ था, हमने पीछे पढ़ा कि जो क्राउन है उसने एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले ली। इसका मतलब यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में उन्होंने वो सारा एबॉलिश कर दिया, तो अब ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते थे। अब इनको क्या हुआ, अब इनको बंदे भी चाहिए थे, तो इन्होंने क्या किया, इनको अब कितने ही लेके आते वहां से, तो इन्होंने क्या किया, इंडियंस को इन्फ्यूज करना शुरू किया एडमिनिस्ट्रेशन। पहले इंडियंस अपॉइंट नहीं होते थे ऑफिशियल कैटेगरी में, लेकिन यहां से इंडियन काउंसिल एक्ट से इंडियंस को इन्फ्यूज करना शुरू किया अपनी ऑफिशियल कैटेगरी में। अब ये जो इन परस्यूएंस ऑफ 3 एक्ट, ये जो 3 एक्ट थे इसके द्वारा इवॉल्व हुई ये वाला एक्ट। ठीक है। अब ये 1861 है जो लैंडमार्क इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये एक लैंडमार्क इवेंट था इन आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड इट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री में। ठीक है। अब यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन लॉ। अब जो लॉ मेकिंग थी, जो हमने काउंसिल पढ़ा कि काउंसिल बॉडी बनाई थी, लेजिस्लेशन बनाई थी, उस जो लॉ मेकर्स थे उसमें इन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देनी शुरू कर दी। तो वॉइस रॉय था ना जो लॉर्ड कैनिंग था, उसने क्या किया, इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाया। नॉन ऑफिशियल मेंबर, उसने मेंबर्स तो बना दिया लेकिन उसने डेजिग्नेशन ऑफ बीइंग ऑफिसर्स उनको नहीं दी। किसका ऑफिसर बनाया उसने, एक्सटेंडेड काउंसिल जो उसने बनाई थी ना, यहां पे जो हमने पढ़ा, ठीक है,
यहाँ पे जो हमने ये मेंबर्स बनाए थे 15 मेंबर काउंसिल स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर, तो वहाँ पे इसने ये इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ एक्सटेंडेड काउंसिल बनाना शुरू कर दिया। एक्सटेंडेड काउंसिल ये लॉ बनाते थे। फिर 1862 में क्या किया इन्होंने, लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेट 3 इंडियन 2 लेजिस्लेटिव, 3 इंडियंस को इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया। तो वो कौन कौन थे, राजा ऑफ बनारस को बनाया, महाराजा ऑफ पटियाला को बनाया और सर दिनकर राव को बनाया। अब जो इसी एक्ट में हम सेकंड पॉइंट में ये पढ़ेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर हुआ। जो हमने पहले पढ़ा था ना कि इट रिवर्स्ड सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी स्टार्टेड फ्रॉम 1773 टू 1833। जैसे आपको याद होगा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इन्होंने मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, है ना। तो इट गेव अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल तो इन्होंने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो ये जो एक स्टेट के प्रोविंस की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इन्होंने पूरे इंडिया की एक ही बंदे को दे दी, ये डेजिग्नेशन बना के। तो इससे क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड था उसको इंटायर टेरिटोरियल एरिया उसके अंडर में कर दिया। नाउ इट रिस्टोर। अब ये इन्होंने पहले क्या किया था, इन्होंने जब हमने जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया था तो आपको याद होगा कि जो बाकी प्रोविंसेस की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने एक ही बॉडी को दे दी थी। अब इस एक्ट में इन्होंने ये किया, जैसे हम पढ़ रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, तो इन्होंने क्या किया, दोबारा रिवर्स कर दी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पावर्स थी, इन्होंने प्रोविंसेस को पावर दे दी। ये ऑटोनोमस बॉडी बन गई कि मीन्स ये इंडिपेंडेंट हो गए, ये खुद अपना लॉ वगैरह, इनको अथॉरिटी भी आगे हम पढ़ेंगे, इनको अथॉरिटी भी दे दी कि ये खुद अपना लॉ बना सकते, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हो गए। Decentralization resulted into almost complete internal autonomy in provinces। 1937 में हुआ ये, जब इन्होंने इन प्रोविंसेस को अपनी अपनी पावर दे दी कि ये खुद बना सकते थे। इट एस्टैब्लिश न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई सेपरेटली इनके लिए, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब। ये रिस्पेक्टिवली बनाई गई 1862 में, फिर 86 में और 1897 में। अब इसमें क्या करता है, इनको रूल कैसे करते थे, जो वॉइस रॉय था वो रूल्स बनाता था काउंसिल के लिए। मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी वो किसके सुपरविजन के अंडर चलती थी, वॉइस रॉय के। वो रूल्स बनाता था, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ये अपना लेजिस्लेशन बनाते थे। गेव रिकग्निशन टू, अब यहाँ पे जैसे आज की मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जिनको डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, मेन पोर्टफोलियोज, ये जो पोर्टफोलियो प्रेजेंट पोर्टफोलियो का प्रोविजन है ये यहाँ से आया। पोर्टफोलियो सिस्टम दिया गया 1859 में। इट मेड काउंसिल मेंबर इन चार्ज ऑफ 1 और 2 डिपार्टमेंट। जो काउंसिल जो हमने पीछे पढ़ा 15 मेंबर काउंसिल बॉडी थी, उसमें 1 या 2 जो मेंबर्स थे उनको इंचार्ज बनाया गया 1 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट का, जिनको राइट थे एज राइट टू गिव फाइनल ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल। जो जैसे ये बॉडी है 15 मेंबर, इनमें से एक को जैसे टूरिज्म का दे दिया, एग्रीकल्चर का दे दिया, तो ये सारे रूल्स बनाते थे। ये किसकी सुपरविजन में बनाते थे, वॉइस रॉय की। ठीक है, फिर यहीं से जो ऑर्डिनेंस मेकिंग है, जो हम ऑर्डिनेंस अगर नहीं पता तो इसका ये होता है कि जब हाउसेस नहीं होते पावर में तो उस टाइम पे ये ऑर्डिनेंस 6 महीने कोई लॉ बना सकते हैं, वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। अब हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इसमें क्या चेंजेस आए, क्या एवोल्यूशन हुआ इसमें। जैसे हमने पिछले एक्ट में पढ़ा था कि इन्होंने जो इंडियंस थे उनकी रिप्रेजेंटेशन करनी शुरू कर दी गवर्नमेंट में।
तो इन्होंने क्या, अब हमने पीछे पढ़ा ना कि ये रिप्रेजेंट तो कर रहे थे इंडियन को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन उनको इन्होंने डिक्लेयर किया था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अभी ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की कैटेगरी थी ना, नंबर था, इन्होंने ये एडिशन एक्सटेंड कर दिया सेंटर में, सेंटर लेवल पे और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इन्होंने क्या किया, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे ना उनके नंबर्स तो बढ़ा दिए, लेकिन उन्होंने ना जो अपने मेंबर्स की, जो अपने बंदे थे उनको मेजोरिटी में रखा। इसका मतलब ये है कि जो नॉन ऑफिशियल इंडियंस जो नॉन ऑफिशियल डेजिग्नेटेड थे उनके नंबर तो ज्यादा कर दिए, लेकिन मेजोरिटी में फिर भी वो उनके मेंबर्स जो ऑफिशियल मेंबर्स थे वो ज्यादा थे। फिर इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को इंक्रीज किया। इन्होंने क्या किया, गेव पावर ऑफ डिस्कशन ऑन बजट। इन्होंने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना उनको ये पावर दी कि वो बजट के ऊपर डिस्कशन कर सके या फिर वो एड्रेस कर सके क्वेश्चंस को टू एग्जीक्यूटिव। फिर उन्होंने क्या किया, प्रोवाइड नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर। इन्होंने जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए इन्होंने नॉमिनेशन, मोड ऑफ नॉमिनेशन रखा। तो सेंटर और प्रोविंशियल लेवल पे इनकी नॉमिनेशन होती कैसे थी, जो सेंटर था ना उसमें वॉइस रॉय ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेशन एंड बंगाल चैम्बर ऑफ, ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रेकमेंडेशन पे वॉइस रॉय नॉमिनेट करता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाय गवर्नर ऑन रिकमेंडेशन। क्योंकि ये स्टेट लेवल बॉडी थी और वो सेंटर लेवल बॉडी थी, तो यहाँ पे गवर्नर किसकी रिकमेंडेशन पे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, म्युनिसिपैलिटी की, यूनिवर्सिटी की, ट्रेड एसोसिएशंस की, जमींदार्स की एंड चैम्बर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर गवर्नर नॉमिनेट करता था बॉडीज को लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर यहाँ पे जो फिलिंग ऑफ सीट्स ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंटर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसका एक मोड और आने लगा, वो था इलेक्शन। कि इनकी जो पहले तो नॉमिनेट करते थी बॉडीज, अब क्या हुआ, अब ये कैटेगरी आ गई कि इनको इलेक्ट करके जाना, अपॉइंट होने लगे हैं। लेकिन उस टाइम पे वर्ड इलेक्शन नहीं यूज किया जाता था, उस टाइम पे वर्ड नॉमिनेशन ही यूज किया जाता था। अब नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते थे इसको। अब ये जो लॉर्ड मॉर्ले था वो देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, और जो लॉर्ड मिंटो था देन वॉइस रॉय ऑफ इंडिया था। अब इसके फीचर्स क्या थे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी इस एक्ट की। इन्होंने जो सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल थी उसका नंबर इंक्रीज, साइज इंक्रीज कर दिया। सेंट्रल लेवल पे इन्होंने 16 से 60 मेंबर कर दिए, और जो प्रोविंशियल काउंसिल थी, स्टेट काउंसिल थी, इन्होंने कोई यूनिफॉर्म नंबर इसका रखा नहीं। सेंटर में इन्होंने रिलैक्स की ऑफिशियल मेजोरिटी, रिटेन की, सॉरी, ऑफिशियल मेजोरिटी जो ब्रिटिश मेंबर्स की थी वो रिटेन्ड रखी। लेकिन यहाँ पे पहले क्या था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर को ये अपॉइंट तो कर लेते थे, लेकिन ये मेजोरिटी में नहीं आने देते थे पहले। लेकिन यहाँ पे इस एक्ट के बाद इन्होंने नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स थे उनको अलाउ कर दिया कि वो भी मेजोरिटी बना सकते हैं। इंक्रीज डेलिब्रेटिव फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल। उसमें क्या डेलिब्रेटिव फंक्शंस तो थे, क्या इंक्रीज किया उन्होंने, क्या फंक्शंस इंक्रीज किए, तो ये क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे और मूव रेजोल्यूशंस ऑन बजट, ठीक है। फिर एसोसिएशंस ऑफ इंडियंस विद इट। अब इन जो इंडियंस थी उनकी एसोसिएशन कर दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइस रॉय और गवर्नर के साथ। सत्येंद्र प्रसाद थे, वो फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो अपॉइंटेड एज लॉ मिनिस्टर। फिर इन्होंने यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। लॉर्ड मिंटो कॉल्ड टू बी फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन अगले वाले एक्ट में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है क्या। अब नेक्स्ट करेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। अब ये क्या था, ऑन अगस्त 20, 1917
British government first time declared that its objective is to gradual इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। वो सीरियस हो रहे थे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 विच केम टू फोर्स, ये कब फोर्स में आई? 1921 में। इस एक्ट को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला गया। जो लॉर्ड मॉन्टेग थे वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। अब इसके फीचर्स क्या थे? अब यहाँ पे ना जो आजकल हम सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पढ़ते हैं कि सेंटर को इतने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, स्टेट को इतने सब्जेक्ट्स दिए थे, जो हम लिस्ट्स पढ़ते हैं, है ना, तो वो सारा यहाँ से लिया गया। दो ये बाद में फेल हो गया था, लेकिन इंट्रोडक्शन यहाँ से हुई उस चीज़ की। क्लासीफाई सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 कैटेगरीज में इन्होंने सब्जेक्ट्स, अब सब्जेक्ट्स या आइटम हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो जैसे टूरिज्म का है, जैसे लिस्ट के बारे में दे रखा है ना, जैसे ये फॉर एग्जांपल बस समझाने के मोटिव से मैं दिखा रही हूँ इसको। जैसे यूनियन लिस्ट हमारी बनी हुई है, स्टेट लिस्ट बनी हुई है और कंकरेंट लिस्ट बनी हुई है। ये सब्जेक्ट्स डिवाइड कर रखे हैं। सब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे नवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, एनी अदर आर्म्ड फोर्सेस के रिलेशंस में सेंटर बनाएगी लॉ को। ये सारे जैसे हम बोलते हैं ना कि इतने यूनियन लिस्ट में हैं, उतने जैसे इसमें हैं टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं या 97 आइटम्स बोल देते हैं। स्टेट लिस्ट में अलग से सब्जेक्ट्स हैं या आइटम्स हैं। इसका मतलब यह है कि इनके ऊपर सिर्फ स्टेट ही पावर है कि वो लेजिस्लेशन बना सकती है। कुछ कंडीशंस वो हम आगे जाके पढ़ेंगे उस सेंटर स्टेट रिलेशन में कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे इन सब्जेक्ट्स के ऊपर वैसे तो इन जनरल पावर है स्टेट के ऊपर, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन होगी, जैसे कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पे सेंटर को पावर दी जाती है कि वो बना देते हैं, लॉ बना देते हैं। फिर कंकरेंट लिस्ट में तो आपको पता ही है कि सेंटर और स्टेट दोनों ही इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्लासीफाई सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो सब्जेक्ट थे उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, सेंटर और स्टेट और या फिर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में। दिस क्लासिफिकेशन वाज, ये कौन से रूल के अंडर क्लासिफिकेशन हुई? अब ये दिस क्लासिफिकेशन वाज डन बाय डेवोल्यूशन रूल फ्रेम्ड अंडर दिस एक्ट। ये डेवोल्यूशन रूल बनाया गया जिसके अंडर सब्जेक्ट्स की क्लासिफिकेशन हुई, दैट द सेंटर एंड द स्टेट कैन मेक लॉ रिस्पेक्टिवली ऑन सब्जेक्ट्स डिवाइडेड इनटू दीज कैटेगरीज। दिस रूल फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर्स टू स्टेट। जो हम पढ़ते हैं ना वहाँ पे एक टॉपिक है जिसमें आप डेलीगेशन दे देते हो कि कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक, कुछ है जो फ्रेमवर्किंग कोई और करता है, उनके ऊपर लॉ कोई और बनाता है, वो अंडर अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है तभी वो बना सकते हैं। इट रिलैक्स्ड सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस। अब जो हमने पीछे पढ़ा था ना एक पॉइंट, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी, तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो सेंट्रल कंट्रोल था वो खत्म होने लग गया। तो इन्होंने क्या किया, सेंट्रल पावर्स को रिलैक्स कर दिया कि वो प्रोविंसेस को कंट्रोल करना उन्होंने कम कर दिया। रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट कैन मेक लेजिस्लेशन इन रिगार्ड टू द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि जो सेंटर को सब्जेक्ट्स दिए गए उनके ऊपर सिर्फ सेंटर बना सकती थी लॉ, और जो स्टेट के सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर सिर्फ स्टेट बना सकती थी। बट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू, जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था वो कंटिन्यू टू रिमेन द सेम रहा। फिर इन्होंने ये जो सब्जेक्ट्स थे, इट डिवाइडेड सब्जेक्ट्स इनटू 2 कैटेगरीज, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? ये एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। और ये जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे एडमिनिस्ट्रेड, ये गवर्नमेंट
के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अब ये एडमिनिस्टर किए जाते थे गवर्नर के द्वारा एंड हिज एग्जेक्टिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू बाय लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर दिस डुअल सिस्टम कॉल्ड, अब ये जो डुअल सिस्टम था सब्जेक्ट्स को डिवाइड करने का, इसको डायरकी बोलते थे। पर ये जो सारा सिस्टम इन्होंने यहाँ पे बनाया, इट गॉट फेल्ड, ये फेल हो गया सारा स्ट्रक्चर। फिर इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म। अब बाइकैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि 2 हाउसेस बनाए गए, अपर हाउस और लोअर, और जो हम पार्लियामेंट में अपर हाउस और लोअर, उसका आइडिया यहाँ से आया। लेजिस्लेटिव काउंसिल रिप्लेस्ड बाय बाइकैमरल लेजिस्लेशन, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, रिक्वायर थ्री ऑफ एग्जेक्टिव काउंसिल। अब जो एग्जेक्टिव काउंसिल के मेंबर्स थे इन्होंने रिक्वायर किया कि जो 3 थे दे शुड बी इंडियंस। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। एक्सटेंडेड communal representation providing electors for Sikh, Indian Christian, Anglo Indian। अब ये जो पीछे भी हमने पढ़ा था, ये कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन है क्या? कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो कम्युनिटीज थी, क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं, तो उन्होंने क्या कि कम्युनिटीज अलग अलग हैं यहाँ पे अपने इंडिया में, तो इन्होंने क्या कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन मतलब दी गई। तो कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये था कि सिख्स को सिर्फ सिख ही इलेक्ट करेंगे, इंडियन क्रिश्चियंस को वही इलेक्ट करेंगे, एंग्लो इंडियंस को वही इलेक्ट करेंगे, इसका मतलब है कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन। फिर उन्होंने फ्रेंचाइज मीन्स पावर ऑफ वोटिंग फॉर लिमिटेड यूरोपियन। इन्होंने जो वहाँ पे यूरोपियंस इंडिया में रहते थे, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, ये इनकी क्वालिफिकेशन होती थी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और अदर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ यूरोपियन पीपल को राइट टू वोट दिया गया। क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन आई, जो ये PCS UPSC सारा होता है, ये जो बॉडी थी यहाँ इस्टेब्लिश की गई। सो सेंट्रल पब्लिक कमीशन वॉज सेटअप इन 1920 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। फिर सेपरेट प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट, जो पहले इन्होंने क्या किया, पहले एक बजट बनता था, फिर इन्होंने सेपरेट कर दिया कि स्टेट्स का अलग होएगा, सेंटर का अलग होएगा। एंड लेट प्रोविंशियल लेजिस्लेशन टू इनेक्ट देयर ओन बजट, प्रोविंसेस को बोल दिया कि वो अपना बजट अलग बना सकते हैं और सेंटर का अलग बनेगा। एस्टैब्लिश चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। अब ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में कॉन्स्टिट्यूट क्या करता था, फैसिलिटेट कंसल्टेशन एंड डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये मतलब कुछ मैटर्स ऐसे होते थे जो सेंटर और स्टेट के कॉमन मैटर्स इंटरेस्ट के होते थे, तो वो सारे डिस्कशन होते थे यहाँ पे। इसमें मेंबर्स कितने थे, 120 मेंबर्स थे। उसमें कौन कौन मेंबर थे, प्रिंसेस ऑफ 108 स्टेट्स के राजा थे एंड 12 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर स्टेट्स। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें साइमन कमीशन। अब ये साइमन कमीशन है क्या, 1927 में नवंबर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट की। उन्होंने इंडिया में भेजा 7 मेंबर की बॉडी बना के, उन्होंने स्टैट्यूटरी कमीशन बना के उन्होंने इंडिया में भेजी, ताकि वो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे उस टाइम बना था उसके अंडर कंडीशन ऑफ इंडिया क्या है उसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्राउन ने ये बॉडी बना के इंडिया में भेजी। कमीशन ने इसकी रिपोर्ट 1930 में दी। इन्होंने रेकमेंडेशन की। अब ये जो रिपोर्ट थी, इन्होंने क्या रेकमेंड किया, इन्होंने ये डायरकी थी ना जो हमने यहाँ पे पढ़ा, सब्जेक्ट्स डिवाइड किए थे, तो इसकी अबोलिशन की रेकमेंडेशन दी थी। अब जब भी ये क्राउन के पास रिपोर्ट पहुंची तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस रिपोर्ट को कंसिडर करने के लिए एक कमीशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमीशन कन्वीन की, जिसमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। अब ये इसमें कौन कौन थे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में,
British of India, representative of British of India. To consider report of commission, British government convened 3 round table conference of representative of British government, British India and Indian princely state. इसको समझो, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट तो होगी जो क्राउन चला रहा था, ब्रिटिश इंडिया हो गया जो क्राउन के अंडर जो बॉडी थी वो खुद जो यहाँ पे अपॉइंट कर रहे थे, इंडिया में जो इनके ऑफिसर्स थे वो ब्रिटिश इंडियंस एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो राजा वगैरह थे, उनको भी इस कमीशन को एनालाइज करने के लिए उनको इसमें इन्फ्यूज़ किया गया। अब ये जो रिपोर्ट थी साइमन कमीशन की, ऑन दिस डिस्कशन, जब ये डिस्कशन हुई, इस रिपोर्ट की एनालिसिस हुई, एक वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वॉज प्रिपेयर्ड, बनाया गया। इन्होंने जॉइंट सेलेक्ट कमेटी को ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया, सबमिट कर दिया। अब ये कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट मीन्स वो वापस वहाँ चला गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में उधर। अब ये जब रिपोर्ट तैयार होगी, ये सारी एनालिसिस होगी, तो उसके बाद ये जो रिकमेंडेशन की थी ये इनकॉर्पोरेट की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। कम्युनल अवार्ड, अब ये जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इन 1932 रामसे मैकडोनल्ड, then British Prime Minister, announced scheme of representation of minority which came to be known as communal award। ये जो साइमन कमीशन था ना, जब इसको यहाँ भेजा गया 7 मेंबर कमेटी इंडिया, साइमन कमीशन इंडिया में आया, तो इन्होंने जब रिपोर्ट तैयार की ना, तो इन्होंने एक एनालाइज किया। इन्होंने ये देखा कि इन्होंने किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी थी ना, जो इन्होंने कहा कि उसको भी रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिलना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा कि जो डिप्रेस्ड क्लास है यहाँ की, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं रही इंडिया की गवर्नमेंट में। तो इन्होंने ये रेकमेंड किया कि डिप्रेस्ड क्लास को भी रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। बट गांधी जी ने इस चीज़ का रिवोल्ट किया। उन्होंने एक व्रत रखा यरवदा जेल में, पूना में है जो। तो अंबेडकर ने इंटरफेयर किया यहाँ पे, जो लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने, गांधी जी और उनमें एक एक्ट हुआ जिसको हम पूना पैक्ट भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ऐसे रिलैक्स किया। इन्होंने कहा कि रिलैक्स्ड हिंदू जॉइंट इलेक्टोरल एंड गेव रिजर्व्ड सीट्स टू डिप्रेस्ड क्लास। अब क्या इन्होंने कहा, गांधी जी ऐसे माने कि मैं डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंटेशन तो नहीं दी, लेकिन इन्होंने कहा कि हम बाद में हाउस में इनकी सीट्स रिजर्व कर देंगे। सब्सिक्वेंटली प्रोविजन ऑफ पूना पैक्ट इन्फ्यूज्ड इनटू 1935 एक्ट, जो रिजर्वेशन मिलती है हाउस में रिजर्व्ड कैटेगरी डिप्रेस्ड क्लास को या फिर शेड्यूल कास्ट एससी, वो प्रोविजन यहाँ से आई है। इट रिजल्ट्स इनटू कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेशन अंडर। ये सारा जो हमने पीछे पढ़ा, ये it results of the composition of central and provincial legislation under 1935 act में based on communal award।